हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। स्पर्श भाग 2 गद्य भाग में पहला लेसन है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये कहानी बड़े भाई साहब। नाम सुनते ही बहुत कुछ याद आ जाता है। बहुत पीढ़ियों से चली आ रही है ये ना कहानी। मेरे भाइयों ने पढ़ी थी, मैंने पढ़ी, मेरे बच्चों ने पढ़ी और कुछ दिनों के बाद मेरी नतनी भी पढ़ेगी। लेकिन कहानी वही तरोताज़ा। हर एक शब्द का अपना मूल्य, अपना वैल्यू है। मुहावरों से भरी ये कहानी। इसमें जो दो भाई हैं, बड़े भाई साहब और छोटे, जो स्वयं लेखक हैं, अपने भाई के बारे में और अपने बारे में बताते हैं। और उन्होंने, प्रेमचंद ने यहाँ पर ऐसी सीख दी है, शिक्षा प्रणाली पर व्यंग भी कसे हैं। और भाइयों का, बड़े भाई अगर बड़ा है तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वो एक रोल मॉडल की तरह रहता है। छोटों के लिए एक रोल मॉडल बनना है उसे। वो अपनी इच्छाओं को थोड़ा दबा के रखता है, नहीं तो छोटे भाई क्या समझेंगे। और बड़ों का क्या अनुभव होता है, बड़े बड़े ही होते हैं। इन सब बातों को इस कहानी में बताया गया है। और प्रेमचंद के बारे में क्या बताएं, छोटा मुंह बड़ी बात, सभी जानते हैं। वो एक महान कहानीकार थे। तो आज हम उन्हीं की कहानी को पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब। मेरे बड़े भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 दर्जे ही आगे थे, यानी 3 क्लास ही आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जिस उम्र में मैंने पढ़ना शुरू किया था। लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दीबाजी करना पसंद नहीं करते थे। इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत बनाना चाहते थे, जिस तरह की, ताकि वो एक आलिशान महल बन सके। 1 साल की पढ़ाई में कभी कभी 2 साल और कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। अगर बुनियादी पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था और वे बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी और उनकी उम्र 14 साल। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी करने का पूरा अधिकार था। उनका जन्मसिद्ध अधिकार था। मेरी शालीनता भी इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वे बहुत ही अध्ययनशील थे। सामने किताब दिन भर वो पढ़ते रहते थे और कभी कभी दिमाग को आराम देने के लिए कॉपियों पर, पुस्तकों के हाशियों पर, यानी मार्जिन में पक्षी का, कुत्ते का, बिल्ली का और ऐसे तरह तरह के चित्र बनाते थे। कभी कभी एक ही शब्द को 10 बार 20 बार लिखते थे और कभी सुंदर अक्षरों में शेर यानी उर्दू की कविताएं, शेर को लिखा करते थे। और ऐसे शब्द रचना वो लिखते थे जिसका कि कोई सामंजस्य नहीं होता था। राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, ऐसे कई शब्द लिखते थे और जो कि लेखक को जो है समझने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि बड़े भाई साहब 9वीं जमात में पढ़ते थे और ये 5वीं, यानी वो 9th क्लास में थे और ये 5th में थे। अब वो आगे बताते हैं, अपने बारे में बताते हैं कि वो कैसे थे। भाई साहब तो दिन भर पढ़ते रहते थे, लेकिन ये छोटे हमारे लेखक जी बिल्कुल भी पढ़ने में उनको मन ही नहीं लगता था। वो कहते हैं मेरा जी बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था और पढ़ाई पहाड़ जैसा लगता था। समय मिलते ही हॉस्टल से भागकर वो मैदान में चले जाते, अपने साथियों के साथ खेलते थे और खेल कूद करने में उन्हें बहुत अच्छा लगता था। और नहीं तो गेट होता है ना, फाटक में जो है वो चढ़कर आराम से ऐसे मोटर गाड़ी की तरह घूमते रहते थे। और जब उनके भाई साहब उनको देखते थे, कहाँ थे,
इस भारी आवाज़ में जब वो पूछते थे तो ये बिल्कुल चुप हो जाते थे, इनके बिल्कुल मौन होकर अपने अपराध को स्वीकार कर लेते थे। इनसे ये भी नहीं कहते बनता था कि मैं खेलने गया था, ज़रा खेलने गया था। और इसके बाद बड़े भाई साहब अपने रोष के साथ और गुस्से के साथ इनको उपदेश देना प्रारंभ कर देते थे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते रहोगे, एक हर्फ भी ना आएगा, एक अक्षर भी नहीं आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं, जो चाहे पढ़ ले। नहीं ऐरा गैरा नत्थु खैरा, सभी अंग्रेज़ों के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है, तब कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ ये कौन सा घोंगा है, तुम कितने घोंगे हो। मैं कहता हूँ तुम कितना घोंगा हो, मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी देखने जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास भी नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ ही खेल कूद कर वक्त गंवा कर पास हो जाओगे? मुझे 2-3 साल लगते हैं और तुम उम्र भर इसी दर्जे में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इसी तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुपए बर्बाद क्यों करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता और गलती तो करता था, लेकिन लताड़ को कौन, यानी कि उनकी डांट को कौन सहे। और वो उपदेश देने की कला में बिल्कुल निपुण थे और ऐसी लगती बातें करते थे, ऐसे सूक्ति बाण छोड़ते थे कि मन को बहुत दुख हो जाता था और सोचता था कि इतने मेहनत क्या करूं, चलो पढ़ाई छोड़ के घर चला जाता हूं। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद जो है ये निराशा के बादल छट जाते थे, निकल जाते थे और वो सोचते थे नहीं ऐसा नहीं है, और झटपट जो है एक टाइम टेबल बना लेते थे। टाइम टेबल क्या, उसमें बिल्कुल खेल का कोई भी चांस नहीं होता था। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो पूरी उसके पढ़ाई के लिए अपना टाइम टेबल बना लेते थे। और टाइम टेबल किस तरह होता था उसको देखते हैं। टाइम टेबल प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धोना, नाश्ता करना और पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब यानी मैथ्स, 9 से 9:30 तक इतिहास हिस्ट्री, फिर भोजन और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस होकर आधा घंटा आराम, 4 से 5 भूगोल यानी ज्योग्राफी, 5 से 6 ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, वॉकिंग करना। 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन, फिर भोजन, फिर 8 बजे से 9 बजे तक अनुवाद ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय पर विश्राम, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बनाने ला एक बात होती है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वह सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वह उछल कूद, कबड्डी के वे दांव घात, वॉलीबॉल की वह तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें, किसी की याद ना रहती। भाई साहब की नसीहत और फजीयत का फिर से अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता। कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि उन्हें खबर ना होती। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता, मैं फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार नहीं कर सकता था। सालाना इम्तहान हुआ। इस बार भी भाई साहब फेल हो गए, मैं पास हो गया और कक्षा में प्रथम आया। अब उनके और हमारे बीच में सिर्फ 2 साल का फ़र्क रह गया। मेरे मन में आया कि उन्हें आड़े हाथों लूँ यानी खरी खोटी सुनाऊँ,
क्या आपने अपना खून जलाकर क्या किया, इतनी घोर तपस्या की, लेकिन क्या उसका फल मिला। मैं खेलता कूदता रहा लेकिन फिर भी मैं क्लास में जो है अव्वल आया। कहना तो चाहता था लेकिन कह नहीं पाया। मैं उनके निराश और हताश को देखकर घाव पर नमक छिड़कना नहीं चाहता था, ये सोच के। लेकिन उनमें जो है लेखक में अभिमान और आत्मसम्मान बढ़ गया और बड़ी हेकड़ी के साथ जो है खेलने के लिए चले जाते थे। उन्हें लगा कि अब जो है कोई भी फजीहत नहीं करेंगे, अगर फजीहत करेंगे कुछ कहेंगे हमें तो मैं उनको जो है जवाब दे दूंगा। लेकिन बड़े भाई साहब भी जो है इनकी रंग ढंग को देख रहे थे। वो वैसे तो उम्र में बड़े थे तो उनको अनुभव ज़्यादा था और बहुत ही तेज़ थे। लेकिन क्या हुआ, एक दिन जब ये दिन भर गुल्ली डंडा खेल कर आए तो एक दिन उन्होंने उसको पकड़ लिया और कहा, क्या क्यों अपने ऊपर इतना अभिमान करते हो। अभिमान करने से जो है कोई भी फ़ायदा नहीं है। इतिहास नहीं पढ़ा है क्या, रावण जैसा महान राजा भी जो कि चक्रवर्ती कहलाता था, कई राजा उसको टैक्स कर देते थे। पानी के देवता, अन्न, अग्नि देवता, ये सारे जो हैं उनकी सेवा में लगे रहते थे। लेकिन अपने अभिमान के कारण, घमंड के कारण उनका अंत क्या हुआ, उनको आखिर में पानी देने वाला भी कोई नहीं बचा। जितने भी कुकर्म कर लो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतराओगे, घमंड करोगे तो उनका अंत बहुत ही बुरा होता है। वैसे ही 2-3 उदाहरण उन्होंने दिया कि शैतान का कैसे हुआ था, शाह रूम का कैसे हुआ था अंत, कि वो एक एक दाने के लिए भी तरसे थे। इस बार तुम ऐसे क्लास में आ गए हो, अगर प्रथम आ गए हो तो कोई घमंड करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी अंधे के हाथ में भी बटेर लग जाता है, यानी लक हरदम तो होता नहीं है, ये बटेर हरदम नहीं लगता है। मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण कि हम आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेरे फेल होने पर मत जाओ। अगर जब मेरे दर्जे में आओगे, यानी मेरे क्लास में आओगे, तब तुम्हें जो है दांत में पसीना आने लगेगा, यानी तब तुम्हें पता चलेगा ज्योमेट्री, अलजेब्रा, इंग्लिश, यूरोपियन हिस्ट्री, इन सबों को पढ़ने लगोगे तब पता चलेगा ये जो इतिहास है, हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, अगर उसको हम पढ़ना शुरू करें तो चार्ल्स हेनरी, एक ही नाम के जो हैं पंचम, सप्तम, द्वितीय ऐसे लगा के रखते थे, उनको जैसे कोई नाम ही नहीं सूझता हो। ज्योमेट्री में देखें तो ए आ ब जा लिखना ज़रूरी है क्योंकि टीचर ने ऐसा पढ़ाया। अगर अ ब जा की जगह आ जा ब लिख दें तो पूरे नंबर सफाचट, पूरे नंबर काट देते हैं। वैसे ही मैथ्स में भी यही रहता है कि रेखा पर लंब खींचो तो उसका दुगना हो जाता। अरे दुगना नहीं होता तो चौगुना हो जाए मेरे भला से। ये सारी पढ़ाई रट रट के पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। समय की पाबंदी, हिंदी में निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। समय की पाबंदी कहते हैं, समय की पाबंदी लिखो, वो भी 4 पेज में, पूरे फुल स्केप में 4 पेज में लिखने के लिए कहते हैं। अरे समय की पाबंदी अच्छी होती है, समय पे कोई भी काम करोगे तो सारा काम अच्छा होता है, बहुत ही लाभ है। जो बात 2 वाक्यों में कही जा सकती है उसके लिए 4 पन्ने लिखकर हमें अपने समय की बर्बादी करनी है। अध्यापक भी वो जो चाहते हैं वही करने को कहते हैं और हमारी सुनते नहीं हैं। इस तरह के जो हैं उन्होंने लेखक को कई बातें सुनाई और तब तक लेखक का जो है स्कूल जाने का समय हो जाता है तो उन्होंने कहा बच गए, स्कूल का समय हो गया। लेकिन उस दिन जो भी उन्होंने खाया उनको जो है अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत डांट पड़ चुकी थी बड़े भाई के कारण। इस तरह वो दिन बीत गया। फिर सालाना इम्तहान हुए, फिर एनुअल एग्ज़ाम्स आए। इस बार भी फिर बड़े भाई साहब फेल हो गए, ये लेखक जो है पास हो गए और क्लास में अव्वल आए। अब बड़े भाई साहब अपने नतीजे को देखकर रोने लगते हैं। इसको देखकर लेखक भी जो है रोने लगता है और सोचते हैं कि अगर मैं भी फेल हो जाता
तो अच्छा होता, कम से कम बड़े भाई साहब को इतना दुख नहीं होता। फिर बीच बीच में एक कुटिल भावना भी उनके मन में आती कि अगर इस बार फिर से बड़े भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया तो दोनों का जो है एक ही क्लास में पहुंच जाएंगे। अभी तो एक क्लास के अंतर में थे। इस तरह की कुटिल भावनाएं जो है उनके मन में आने लगी। अब जो है जब हम दोनों एक साथ हो जाएंगे तो मेरे भाई साहब मुझे डांटेंगे नहीं, किसी प्रकार का कोई हमें फजीहत देंगे नहीं, ऐसा वो सोचने लगे। और बड़े भाई साहब भी थोड़े जो हैं इनके प्रति नर्म होते चले गए। बड़े भाई साहब को डांटने का अवसर मिलने पर भी वो धीरज से काम लेने लगे। इस बीच मुझे जो है कनकौवे यानी पतंग उड़ाना जो है शौक़ चढ़ गया। अब तरह तरह के पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। कभी मांझा देता, कभी कन्ने बांधता, कभी पतंग, और टूर्नामेंट की तैयारियां शुरू करने लगा। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर में एक कनकौवा लूटने बेताशाह दौड़ रहा था। आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, यानी आकाशगामी पथिक यानी पतंग की ओर थी। मंद गति से झूमता पतन की ओर चला आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ रही थी। किसी को आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, न मोटर कारें हैं, न ट्राम है, न गाड़ियाँ हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। वो जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले, इन बाजारी लौंडों के साथ गधेले के कनकौवे के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इतना भी लिहाज नहीं कि अब नीची जमात के नहीं हो, 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जे नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। एक ज़माना था जब 8वां दर्जा पास करने वाला नायाब तहसीलदार हो जाते थे, और मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुप्रिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात के वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान और मातहतों में काम करते हैं, और तुम ही उसी 8वें दर्जे में आकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। इस तरह डांट कर जो है बड़े भाई साहब फिर छोटे को बताते हैं कि भले ही तुम मेरे 1 साल ही बड़े हो, मतलब छोटे हो क्लास में, मैं 9th में हूँ, तुम 8th में हो, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में 5 साल का फ़र्क है, और ये 5 साल कोई भी नहीं मिटा सकता। चाहे अगर तुम अगले साल 10th भी पास कर लोगे तो भी मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। सिर्फ किताब पढ़ने से जो है नॉलेज नहीं बढ़ता, ज्ञान नहीं बढ़ता है, संसार को देखने से जो है हमारा अनुभव बढ़ता है। इसी तरह देखो हमारे माता पिता, उनके अपने उदाहरण देते हैं। माता पिता दोनों कम पढ़ने के बावजूद भी घर कितनी अच्छी तरह से चलाते हैं, और पूरा घर में कितने लोग हैं, 9-10 लोग हैं, तब भी जो है कम आमदनी होने पर भी गृहस्थी को बहुत ही अच्छी तरह से उनकी माँ चलाती हैं। और फिर ये उदाहरण देते हैं कि अगर मेरे को कोई भी बीमार पड़ गया तो तुम्हारे हाथ पांव फूलने लग जाएंगे, क्या करना है कुछ पता भी नहीं रहेगा। तुम यहाँ से जो है टेलीग्राम भेजोगे पिताजी को कि भैया की तबीयत ख़राब है। अगर वही पिताजी होंगे तो तुरंत जो है दवाई देंगे और किसी हकीम के पास ले जाकर मेरी दवाई वगैरह करवाएंगे। और एक उदाहरण वो ये भी देते हैं कि उनके स्कूल के हेडमास्टर जो कि ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, और 1000 रुपए की नौकरी, उनको पैसे मिलने के बावजूद भी अगर वो जब घर चलाते थे तो पूरा जो है सारा उधार ही उधार रहता था। और अपनी बूढ़ी माँ को जब वो घर गृहस्थी चलाने के लिए देते हैं तो उनके घर में लक्ष्मी आ गई, यानी कि कोई कमी नहीं रही। तो अनुभव जो है वो ज़्यादा मायने रखता है इस किताबी नॉलेज के सामने। इसलिए तुम कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करो कि मैं पढ़ लिया, मैं फर्स्ट आ गया तो मैं तुमसे ज़्यादा होऊंगा। अनुभव ही बड़ा होता है। इस तरह जो है भैया बड़े भाई साहब लेखक को समझाते हैं। मेरे देखते तुम बेराह न चल पाओगे,
अगर तुम यूं ही मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम मेरी बातें जहर सी लग रही हैं। मैं उनकी इन नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरी मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज़ नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसको कहने का पूरा अधिकार है। भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने से मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेराह चलूँगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? ये कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़कर आता था। भाई साहब लंबे ही थे। उछलकर उन्होंने डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े और मैं भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। तो गलत राह पर अगर छोटे चलते हैं तो बड़े का ये कर्तव्य होता है कि वो उसे रोकें। यही इस कहानी का सार। कहानी अच्छी थी ना? अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।